प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो साहब की और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात आज होना थी। इब्तदाई तौर पर 5 बजे का वक्त भी तय पाया, लेकिन फिर बिलावल भुट्टो साहब ने सोचा कि, और उनकी तरफ से कहा गया कि वक्त कम है तो तफसील से मुलाकात पीर को होगी। अब ये मुलाकात क्या सिग्निफिकेंट है सियासी एतबार से, या सिर्फ उनकी मिजाज पुरसी के लिए बिलावल साहब उनसे मिलना चाह रहे हैं? तर्जुमान पंजाब हुकूमत कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की सेहत पर सियासत हो रही है। और कुछ बयानात आज हम देखते भी रहे। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया, इसके अलावा मरियम औरंगजेब साहबा का बयान आया, तो मुख्तलिफ बयानात उनके ऊपर आ रहे हैं। और फिर हुकूमत कह रही है कि हम उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं इलाज के लिए, और वो कह रहे हैं कि जी हमारा इलाज नहीं किया जा रहा। तो एक्चुअली ये क्या हो रहा है, और बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात जो पीर को होगी वो कितनी सिग्निफिकेंट है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे 7 मार्च की डेडलाइन थी, वो गुजर गई। JIT रिपोर्ट की रोशनी में नैब ने एक हतमी रिपोर्ट सबमिट करनी थी सुप्रीम कोर्ट में। 2 महीने का वक्त दिया गया था और 7 तारीख की डेडलाइन थी। वो तारीख खामोशी से गुजर गई। ना तो हतमी रिपोर्ट सबमिट हुई है, ना आसिफ जरदारी साहब को, ना बिलावल को, ना फरियाल तारपुर साहबा को अब तक नैब की तरफ से बुलाया गया है। और वो 16 रेफरेंसेस, 16 मुकदमात का जिक्र JIT रिपोर्ट में हमने पढ़ा था, वो जिक्र कहाँ गया, वो कहाँ हैं बातें, या हो रहा है, क्या मज़ीद टाइम चाहिए, ये सब चीज़ें देखेंगे। और साथ ही साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में देखेंगे कि प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हुकूमत बहुत एक्टिव दिखाई देती है। ये FATF का दबाव है, उसकी शराइत को मीट करने के लिए हुकूमत एक्शन ले रही है, या एक डोजियर भारत की तरफ से आया है कि भारत ने कोई प्रेशर जनरेट किया है जिसकी वजह से हो रहा है। तो एक्चुअली क्या है, ये सब हम चीज़ें आज के प्रोग्राम में देखेंगे। रऊफ क्लासा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्लासा, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। फरिया इदरीस साहिबा मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। और मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब मेहमानों को खुशामदीद। सबसे पहले क्लासा साहब, सिग्निफिकेंट है ये मुलाकात जो आज होना थी, नहीं हुई, अगर मंडे को हो जाएगी, तो क्या जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात को अहमियत दे रहे हैं आप सियासी तौर पर? ये इस हवाले से तो बड़ी अहम है कि हम, आपको याद होगा 4-5 साल जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो जिस भी जलसे में जाते थे यहाँ पे बिलावल साहब जो हैं तो एक नारा ज़रूर लगवाते थे, और वो कहते थे जो मोदी का यार है वो गद्दार है। और ये नारा इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, वैसे इन्होंने यहाँ पे बिलावल साहब ने कराया था। तो एक तो मुझे खुशी है कि जिनको वो गद्दार कहते थे उनकी पार्टी समझती थी। अच्छा, वो इनको समझते थे। अगर आपको मेमो गेट याद हो, उसमें जब ये नवाज शरीफ साहब जो हैं काले कोट पहन के, शहबाज शरीफ साहब भी काले कोट पहन के, और उस वक्त खेल खेल रहे थे जनरल ये शुजा पाशा साहब का और जनरल कियानी साहब का खेल रहे थे उस मेमो गेट पे। और ये दोनों भाई जो हैं सुप्रीम कोर्ट गए थे कि हमने यहाँ पे जरदारी साहब को, गिलानी साहब को गद्दार साबित करवाना है, क्योंकि इन्होंने कोई मेमो लिखवाया हुसैन हक्कानी साहब के ज़रिए। इन्होंने जवाबन उनको कहना शुरू कर दिया कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है। हम तो किसी को नहीं कहते, ना हमें इतनी ज़रूरत होनी चाहिए, ना हमें इसमें बैठ के किसी के सर्टिफिकेट बांटें कि ये मुहिब्बुल वतन है या नहीं है। तो ये तो है इनका दोनों का बैकग्राउंड कि वो इनको कोशिश करा रहे थे दोनों भाई कि ये पीपल्स पार्टी गद्दार है। इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो के बारे में जो कुछ हुआ सिक्योरिटी रिस्क, वो भी बनाने में ये शरीफ ख़ानदान पूरा था। आज इन पे दबाव आ गया है कि इनके फेक अकाउंट पकड़े गए, अब ये इसमें पकड़े हुए हैं। अब इनको अपना इंजाम नज़र आ रहा है कि अगर हमने यहाँ पे दोबारा हाथ ना मिलाए, दोबारा हमने बैठ के अलाइंसेस ना किए, हमने कोई इकट्ठी कोई कार्रवाई नहीं की, तो फिर वो जैसे आज वहाँ नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं जेल में, कल को जरदारी साहब की तबीयत भी कोई इतनी अच्छी नहीं रहती, उन्हें कल को उन्हें भी इसी तरह के मेडिकल आके ग्राउंड की ज़रूरत पड़ गई है। सो जो हमारे जैसे लोगों के लिए मेरा ख्याल है एक वो रहते डिस्टर्बेंस ये रहती है कि हम ये आके समझते थे किसी दौर में जनरल। मैंने पहले भी कहा, फरिया और मेरा थोड़ा सा इसलिए भी मैं इनके साथ बैकग्राउंड हम थोड़ा सा वो करते हैं, शेयर करते हैं कि हम दोनों ने लंदन में इकट्ठे रिपोर्टिंग की हुई है। फरिया ने भी की हुई है, मैंने भी की हुई है, अरशद शरीफ वगैरह और भी दोस्त थे। तो हमने इनको वहाँ सुना भी हुआ है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी, उनके साथ जो बाकी ये आते थे, इनके ग्लैडिएटर्स आते थे, उनको भी सुना है हमने। यहाँ पे आके शरीफ ख़ानदान को भी रिपोर्ट किया जब इनका ड्यूक स्ट्रीट में इनका ऑफिस था। सो हमें थोड़ा सा ना इनका बैकग्राउंड का, इनकी चीज़ों का पता है कि उस वक्त जो था इनकी क्या अप्रोच थी टुवर्ड्स दीज इशू। एक दूसरे के हवाले से एक न्यू बिगिनिंग हो रही थी, एक नए तल्लुकात बन रहे थे, नया पाकिस्तान बन रहा था, और यहाँ पे आके एक रेवोल्यूशन आना था। जब वापस है तो रेवोल्यूशन तो आया है या नहीं हुआ, तो लास्ट में इस पर कंक्लूड करूँगा। तो वो दो भाई सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि हमने इनको, ये गिलानी और जरदारी को हमने आगे गद्दार करार दिलवाना है। और दूसरे जो हैं ये बिलावल साहब जो हैं वो नारे लगवाते थे जो मोदी का यार है वो गद्दार है। तो चलो जी, अच्छी बात है, मुलाकात हो जाएगी, एक दूसरे से मेरा कल सेटल कर लेंगे चीज़ें। सही है। अच्छा फरिया, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हुकूमत जो है वो साजिश कर रही है और नवाज शरीफ साहब की जान लेने पर डटी हुई है।
अब अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, इस तरह के अल्फाज खैर उनकी अपनी पार्टी को या किसी और को भी उनके के बारे में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और मरियम औरंगजेबा कहती हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में ले जाकर उनकी तज़हीक की जा रही है। अब एक्चुअली क्या है, हुकूमत उनको ऑफर कर रही है, और अभी तो मैंने तर्जुमान पंजाब हुकूमत की का स्टेटमेंट पढ़ा था, वो कह रहे हैं कि मोबाइल कार्डिक यूनिट एक कोटलक पर भिजवा दिया गया है, 3 डॉक्टर्स मुकर्रर कर दिए गए हैं और सियासत कर रही है। अब कोई वजह नहीं है, हम तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या सियासत हो रही है? कल थे तर्जुमान पंजाब हुकूमत के हमारे प्रोग्राम में, एक तो जो बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से बड़ा तफसीलन क्लासा साहब ने बता दिया है। मेरा उसमें थोड़ा सा 2 सेंट्स यही हैं कि जो नवाज शरीफ साहब है उन्होंने ऑन रिकॉर्ड माफ़ी मांग ली कि मैंने गलती किया था, कि उस गिलानी साहब के डिस्क्वालिफिकेशन को मैंने सपोर्ट किया था। आई थिंक कि बिलावल साहब को भी तो कहीं माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि मैंने भी गलत किया था कि उनको मैंने मोदी का यार कहा था, और हाल पूछना चाहिए। जो मुझे बात अजीब लग रही है इस वक्त और हैरानगी भी हो रही है कि एक्सट्रीम बातें कर रही है, और हमारे जब कोई प्यारा बीमार हो, अल्लाह ना करे, तो कोई भी इतनी ज़्यादा डूम एंड ग्लूम की नहीं। हम हमेशा अच्छा सोचते हैं अल्लाह ताला से। पहले जो आपने सुना होगा नसरुल्लाह मलिक साहब की एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ने यहाँ तक कहा कि अगर खुदा न खास्ता मैं मर जाऊँ तो मुझे यहाँ पे मेरी मैयत को यहाँ ले जाएं। ये वर्ड्स यूज़ हुए। मुझे काफ़ी शायद ख़वातीन का दिल सेंसिटिव होता है, बट आई एक्चुअली फेल्ट वेरी बैड कि किस हद तक बात हो रही है। फिर मरियम साहबा ने कहा कि वहाँ पर जो है वो अगर खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाए तो वो यूनिट पर होना चाहिए। वो भी इत्तला है कि वो कल तक वो लग जाएगा। कन्फर्म किया पंजाब गवर्नमेंट के जो तर्जुमान उन्होंने कि ये हमने उसी वक्त जिस वक्त उन्होंने ये हमसे मांगी बात, हमने वो भी कर दिया। शुरू में हमने देखा कि जब जिस वक्त फयाज चौहान साहब थे तो थोड़ी सी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स आई, लेकिन अभी पिछले आप एक हफ्ते से देखें कि बड़ा केयरफुली स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, पूरी कोशिश भी की जा रही है मदद करने की। और मुझे जो परेशानी है कि बहुत बिल्कुल हेल्दी नहीं है नवाज शरीफ साहब, थोड़ी सी तबीयत उनकी ख़राब है। सो अगर इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं तो बहुत ही ख़तरनाक बात है, क्योंकि जो अगेन क्योंकि मेरा सोच तो वही है, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान उन्होंने ये कहा कि जितने डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा कि इनका एक प्रोसीजर होना चाहिए, लेकिन वो फौरी ज़रूरी नहीं है। अगेन लंदन का हवाला दिया क्लासरा साहब ने, तो वहाँ पे जो एजुकेशन मिनिस्टर थी, हम जब वहाँ पे थे, उनको रिज़ाइन करना पड़ गया था क्योंकि उनके बच्चे उस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं पढ़ते थे जिससे वो इलेक्ट होकर आई थी। सो बात हम जमहूरियत की करते हैं, हम कितने मज़े से कह देते हैं कि यहाँ कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ हमारा इलाज होना है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं एंजियोग्राफी करा सकता हूँ, कोई। और बात क्या है, जो अंदरून खाना PMLN के लोग हमें बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक स्टबर्ननेस आ गई है मियाँ साहब के अंदर। ऐसा नहीं है इंसल्ट किया गया है, वो समझ ही नहीं रहे किसी की बात। यहाँ तक कि जब उनकी वालदा गई उनके पास, उस वक्त भी उन्होंने काफी नाराजगी का इजहार किया, लेकिन मुजीबुर रहमान शामी साहब को भेजा उन्होंने कि आप उन्हें बनाएं कि वो अपना इलाज करवा लें। अपनी पार्टी के भी कुछ लोगों से बहुत ज्यादा नाराज हैं, अपने काफी क्लोज लोगों से। वो कहते हैं कि जी आप जब मैं हुकूमत में होता हूँ तो सब याशी करते हैं, और अब मैं जेल में हूँ तो मैं अकेला जेल काट रहा हूँ, तुम लोग बाहर मैं अकेला, बाकी सब बाहर हैं, इवन मरियम साहब भी बाहर हैं। मज़ा साहब, एक EPS जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडीज़, ये उनकी होनी है, और ये पाकिस्तान में 2-3 हॉस्पिटल्स में, बड़े हॉस्पिटल्स में हो सकती है। अब PMLN के लोग ये कहते हैं कि जी ये तो लंदन से ही हो सकती है। मामला ये है कि मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है पंजाब हुकूमत को, लेकिन मामला है अदालत में। ये फैसला तो अदालत ने करना, सुप्रीम कोर्ट में अब उनकी दरख्वास्त है, वहाँ फैसला होना है कि उन्होंने बाहर जाना है या नहीं जाना। तो हुकूमत को मुर्दे इल्ज़ाम, या हुकूमत के हाथ में क्या है जो उसे इल्ज़ाम दिया जा रहा है? शुक्रिया असद। देखिए, एक तो रऊफ साहब ने जो बैकग्राउंड बताया उसमें मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि जब 2006 में मीसाक़ जमहूरियत हुआ था तो दोनों ने बरमला एक दूसरे से माजरत की थी और ये एतराफ़ किया था कि हम दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए, और उसके बाद वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था और उस डिक्लेरेशन का हिस्सा बना था। तो ये तो, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस लेते हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, और इस तरह की जुमलेबाजियाँ होती हैं जो अब ज़ाहिर है टेलीविज़न के होते हुए भी, उस ज़माने में प्रेस था तो प्रेस के होते हुए भी वो चीज़ें अपनी जगह मौजूद थी। और मैं अक्सर ऐसे ही सियासतदानों के हवाले से, और इसमें मैं PTI को भी शामिल करूँगा, कि इमरान खान चौधरी के बारे में क्या ओपिनियन रखते थे, या और दूसरे इमरान खान के बारे में क्या ओपिनियन रखते थे, शेख रशीद क्या रखते थे, इनके लिए हमेशा मैं ये बात कहता हूँ और बरमला कहता हूँ, वो शेर है, दुश्मनी जमकर करो
लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब भी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो जब आप ऐसी बातें करते हैं और इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस लेते हैं, तो फिर जब आई कांटेक्ट होता है तो उसमें वो शर्मिंदगी ज़रूर नज़र आती है कि हमने एक दूसरे के बारे में क्या ओपिनियंस ली थी। और यही हमारी सियासत का एक अलमिया रहा है। लो मॉरल ग्राउंड्स होते हैं ये, जब हाई मॉरल ग्राउंड्स होते हैं तो फिर उसमें इस वक्त बहुत से हमारे दोस्त से मेरी इस राय से, जो मैंने कुछ दिनों पहले जब ये हमारे जियो के प्रोग्राम में ये सवाल हुआ था तो मैंने कहा था मुझे नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लगते हैं। उसकी 2-3 वजूहात हैं। उन्हें आगे सियासत में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अपना फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा। उन्हें अपनी सबसे जो उनकी सियासी मीरास है मरियम नवाज, उसके बारे में एक गैर यकीनी सूरत हाल है। वो इंतहाई जहनी दबाव में इस वक्त हैं। देखिए, नवाज शरीफ ने किसी स्टेज पर यह बात नहीं की कि उनका इलाज लंदन में होना चाहिए। उन्होंने कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं की है। अगर उन्होंने की हो तो कोई चीजें सामने लाएं। नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं है जी उसमें। लेकिन सर वो जो शहबाज गिल साहब मिलने के लिए गए थे और मुजीबुर रहमान शामी साहब गए थे, उन दोनों का मौक़िफ़ यही सामने आया कि हमने उन्हें हर तरह की ऑफर दी, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं अपने डॉक्टर से इलाज करवाना चाहता हूं। यहां तक कि ये भी कहा गया कि आपके डॉक्टर्स को यहां बुला लेते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा देते हैं, उस पर भी वो राजी नहीं हुए। नहीं, वो देखिए, मैं एक आपको चीज बताऊं तारीखी तौर पे, नवाज शरीफ साहब के लिए जेल बहुत डिफिकल्ट है। मैंने 2001 में, उस वक्त जो उनके लॉयर्स थे 2000 में 99 और 2000 में, हालांकि उस दौरान उस 1 साल के पीरियड में वो कहीं एडमिट वगैरह नहीं हुए थे। उन्होंने लाडली जेल काटी, उन्होंने अटक प्रिजन काटी। और ये भी मुझे पता है कि 12 अक्टूबर के दिन, और रऊफ को भी पता होगा कि 12 अक्टूबर के दिन उनके साथ जो ह्यूमिलिएशन हुई थी, जहाज़ में जब उन्हें कराची ले जा रहे थे तो उनको बाकायदा उस वक्त जो लोग थे, जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने जो हतक आमेज उनके साथ रवैया अख्तियार किया था। तो ये सारी चीज़ें हमारी सियासी तारीख का हिस्सा रही हैं, लेकिन हमारे सियासतदानों ने भी इससे सबक नहीं सीखा और दूसरे लोगों ने भी सबक। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब तो अगर वो लंदन जाना चाहते हैं, अगर वो लंदन जाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी सियासी जो है वो गलती होगी। वो पॉलिटिकली बैरी कर देंगे और मेरा नहीं ख्याल कि वो ये चांस लेंगे। और अगर लेते हैं तो मेरा ख्याल है वो वही PMLN के साथ करेंगे जो उन्होंने 2000 में किया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो क्लासर मैंने अभी जिक्र भी किया कि मामला तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब सुप्रीम कोर्ट एक राय यह है कि ये शोर शराबा इस वक्त अचानक से उनकी सेहत के हवाले से इसलिए भी किया जा रहा है, या उन्होंने एक एहतजाजी रवैया इसलिए भी इख्तियार कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट ज़रा उनको कंसिडर करे, उनकी जल्दी समाअत कर ले या उनको थोड़ा रिलीफ दे दे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो जाती है, जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी ये दरख्वास्त रिजेक्ट हुई है, तो फिर तो उनके पास चाहेगा कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके को मेन अपीलों के पूरे प्रोसेस में से गुजर कर आए, जिसमें सालों लग सकते हैं। ये बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया। उससे पहले मज़हर ने जो बातें की, मज़हर साहब ने बातें की, बड़ी अच्छी, उनका जो पॉइंट है वो बड़ा अहम है, जो फ्रस्ट्रेशन वाली जो बात की है। अब 2-4 उसकी रीज़न्स हैं फ्रस्ट्रेशन की, जो उनकी मियाँ साहब की मुझे समझ आती है। और उन्होंने बड़ा अच्छा हवाला दिया मज़हर साहब ने कि 2006 में जो इनका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था लंदन में, तो उस वक्त भी हमने यही एक दूसरे के ये आंसू पूछ रहे थे, तो एक दूसरे को ये टिश्यूज़ दे रहे थे, तो माफ़िया मांगी जा रही थी। रहमान मलिक साहब के घर पर सारा कुछ हमने देखा। उससे पहले अगर आपको याद हो तो बेनज़ीर भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी वहाँ पैलेस भी गए थे, सरूर पैलेस भी गए थे, जद्दा भी गए थे वहाँ पे। तो उस वक्त भी हमें यही कहा गया था कि एक दूसरे से माफ़िया मांग रहे थे, गलतियाँ हो गई। ये बड़े ना वो उसके है शेक्सपियर की जो लाइनें, देयर इज़ अ मेथड टू दिस मैडनेस। ये बड़े समझदार लोग हैं। जब ये फंस जाते हैं ना, जब इनको ज़रूरत होती है तो हमारे जैसे लोगों को थोड़ा सा वो करने के लिए, उनको आके जज्बाती तौर पे हमारा मुंह बंद करने के लिए ये लोग कह देंगे जी आई एम सॉरी जी, गलती होगी जी, वो गलती होगी जी, ऐसा नहीं होगा। चलो एक दफ़ा हो जाती है भाई, 2 दफ़ा होती है, कोई 10 दफ़ा भी गलतियां होती हैं, मुझे आप बताएं। तो अब भी इनको फिर ज़रूरत पड़ेगी ना, इन पर प्रेशर अगर जब ये कम होगा और इन्हें ज़रूरत पड़ेगी, यही बिलावल साहब होंगे और यही नहीं कि एक तरह की ज़बान होगी जो पहले नवाज शरीफ साहब खिलाफ करते थे और जो शहबाज शरीफ साहब ने आगे ज़बानें इस्तेमाल की थी। सो इनके नज़दीक सॉरी करना ना, ये वो वाली सॉरी नहीं है, दे मीन इट, दे डोंट मीन इट। ये सिर्फ लोगों को जज्बाती तौर पर उनको आके वो करना, दूसरे जो हमारे जैसे क्रिटिक्स हैं जो सवालात उठाते हैं उनका वक्ती तौर पर मुंह बंद करना। देखा जी इन्होंने जो है ना, इन्होंने मादरत कर ली थी। अगर ये मादरत, ये अगर इनकी जेन्युइन मादरत होती तो जैसे मज़हर भाई ने कहा है, तो 2006 वाली मादरत इनकी हमने
आगे सब लोगों ने एक्सेप्ट की थी। इनके तमाम डिस्पाइट ऑल देयर ईल्स, इनकी तमाम इल गॉट ऑन मनी, जो मुल्क के साथ हुआ नहीं हुआ, उनके सरे पहले से उनका देख लें, इनकी जदादें देख लें, लोगों ने इनको आके एक तरह का दे दिया था जनाब मुशर्रफ साहब के रूल के बाद कि चलें जी वापस आएंगे। उसके बाद ये काले कोट पहन के जनरल शुजा पासा और जनरल कियानी साहब की गेम खेलने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। उसके बाद भी उसमें मिसाक जमहूरियत में लिखा हुआ था कि ये जो है आके सर्विंग जर्नलों से मुलाकातें नहीं करेंगे, ये बाकायदा उसमें लिखा हुआ था। एक दूसरे की हुकूमतों के खिलाफ साजिश नहीं करेंगे, ये उसका हिस्सा था इसका। और यहाँ पे आपको याद होगा चौधरी निसार अली खान साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं GHQ की पतली गली से रोजाना रात को खुफिया मुलाकातें करते थे। उस वक्त की हुकूमत को पता भी नहीं होता था जो इनकी गिलानी साहब या जरदारी साहब की थी। अब इसको ये कोई बच्चे नहीं है, चले कोई 15 साल का बच्चा है, कोई 20 साल का बच्चा है, तो बंदा कह सकता है कि यार चलें थोड़ा सा इसको आप इसको स्पेस दें, इसने लाइफ में सीखने। ये 60+ के लोग हैं, मतलब आप तो ये जाके 70 के उसमें करीब। अगर अभी भी इनको नहीं पता कि हमने अपना कंडक्ट कैसे रखना है, हमने बात कहाँ तक करनी है, हमने किसी को गाली कहाँ तक देनी, तो उसके बाद आप इनसे ये तवक्को रख बैठे कि 70 साल की उम्र के बाद वो कहते हैं ना कि आप इस उम्र में खाक मुसलमान होंगे, कि अब 70 साल की उम्र में हम ये यकीन कर लें नहीं जी जो वहाँ पे वो कह रहे हैं, इनकी आगे लीडरशिप कह रही है, जरदारी साहब कह रहे हैं या नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं या बिलावल साहब जो कुछ कह रहे हैं, कल को नहीं करेंगे, कल को ये फिर यही काम आके करेंगे। वो पाँव पकड़ना और गिरेबान पकड़ना वही वाला हिसाब है, सबका हिसाब है, ये सबका देखेंगे। इन्होंने कई दफ़ा एक दूसरे को गाली गलौज की हुई है, वो हमने देखी हुई है। और दूसरी जो बात बड़ी अहम किया उन्होंने मज़हर ने, वो है उसकी फ्रस्ट्रेशन की 2-4 रीज़न जो मुझे समझ आती है। एक तो साफ ज़रा बादशाह सलामत हैं, यकदम आपको पकड़ के तख्त से पकड़ के जेल लाया जाए। एक तो पर्सनल आपकी ईगो हर्ट होती है, आपको अपने बारे में इमेज होता है कि मैं सड़क पे आऊँगा तो लोग बाहर निकलेंगे, तख्ता उलट देंगे, बला बला ये करेंगे। हाँ, दूसरी रीज़न आप अभी बता रहे थे जो उस पर स्टोरी यही है, नहीं वो जो है कि उनके अपने लोग जो है ना वो ये समझते हैं कि देखे मैं जेल में बैठा हूँ, कि जब हुकूमत में था तो सारे लोग आयाशां करते थे, मैं जेल में हूँ तो मुझे आके लोग मेरी पार्टी डिच कर गई। तीसरी बड़ी अहम रीज़न है जिसकी वजह से इनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, अब पूरी दुनिया से इनको सपोर्ट नहीं मिली। जब 2000 में ये बहर गए थे उस वक्त बिल क्लिंटन ने भी इंटरवेंशन कर ली थी, सऊदीज उस वक्त अब्दुल्ला साहब ने भी कर ली, आपके याद हो हरेरी वगैरह ने कर ली थी, या ये सारे आपके कतर वाले थे। अब की दफ़ा उन्हें ये फील हो रहा है कि मैं लेट डाउन हुआ, मुझे अबैंडन कर दिया गया, मुझे सब ने छोड़ दिया। ना सऊदीज की बात कर रहे हैं, ना इसमें टर्किश की बात कर रहे हैं, मेरा चाइनीज़ के साथ बड़ा हमारा ताल्लुक था, हम तो यहाँ पे सिपाही ला रहे थे, पता नहीं क्या कुछ कर रहे थे। अब ना चाइनीज़ को इंटरेस्ट कुछ शो कर रहे हैं मेरे रिलीज़ में, ना सऊदीज़ कर रहे हैं, ना अमेरिकन को दिलचस्पी है, ना वहाँ कतर का किंग आते हैं वो भी मुलाकातें कर रहे हैं, नहीं यूई वाले आते हैं उनके लिए बिजनेस एज यूजुअल है। ये चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेट करती हैं कि पार्टी डिच कर गई है, भाई डिच कर गए, भतीजे भांजे डिच कर गए हैं, उसके बाद आपके पास जितनी वर्ल्ड पावर्स थी, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, सो ये चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेट करती हैं। जी सर, अगर इजाज़त दें तो मैं ब्रेक ले लूँ फिर इसको, और वो मेरा वो जो अदालत वाला एक वो रास्ता था वो नुक्ता रह गया, उस पर भी आप कमेंट कर दीजिएगा और आप भी एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं। और ब्रेक के बाद आकर वो ज़रा जरदारी साहब वाला मामला और फेक अकाउंट्स वाला और सुप्रीम कोर्ट में जो नैब ने रिपोर्ट सबमिट करनी थी और नैब की बड़ी खिंचाई हो रही है, खुद जस्टिस गुलजार ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज वाले फैसले में बड़े सख्त अल्फाज लिखे, तो इस पर भी गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदी कहते हैं ब्रेक के बाद। मज़हर साहब, आप क्लासा साहब की बात को कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, उसमें वो जो मेरा सवाल था क्लासा साहब भी शायद उसको रिस्पॉन्ड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक आखिरी रास्ता शायद बचा है नवाज शरीफ साहब के लिए, अगर वहां से रिजेक्ट होती है तो फिर मुस्तकबिल करीब में उनकी रिहाई के इम्कानात नजर नहीं आते, या आपको कोई और रास्ता दिखता है? रास्ते इस मुल्क में बहुत से निकल आते हैं, वो तो नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है। देखिए 2000 में और 99 में और आज के सूरत हाल में फ़र्क ये था कि उस वक्त एक मिलिट्री गवर्नमेंट थी, उसके ज़ेरे असर थी अदालतें। उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब को एक इंतहाई मुतनाज़ा केस में जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये थी जिसकी वजह से चीज़ें रोल डाउन हुई, और वो थी कि इन्हेंसमेंट ऑफ सेंटेंस की में चले गई थी। यानी बाकी सारे फरीक बरी हो गए थे, नवाज शरीफ साहब को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई थी, और फेडरेशन ने अपील की थी इन्हेंसमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट से डेथ सेंटेंस की तरफ। तो डेथ सेंटेंस की तरफ जब गई थी बात, तो फिर एक इंटरनेशनल जो पावर्स थी वो एक्टिव हुई थी, जिसमें अमेरिका भी था, सऊदी अरब बहुत ज़्यादा था उसमें सबसे सिग्निफिकेंट बात यह है कि जिनको हम ये समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं,
शहबाज शरीफ वॉज द ओनली पर्सन जिसने रेजिस्ट की थी इस डील को, और लांडी जेल से उन्हें फिजिकली निकाला गया था। वो ही वॉज नॉट रेडी कि वो जाएं उसमें, वो इसके पूरी डील के अगेंस्ट थे शहबाज शरीफ। लेकिन वो और आज की सिचुएशन में ये फ़र्क है कि आज वो अदालतें हैं जो नवाज शरीफ साहब की लॉन्ग मार्च के नतीजे में रिस्टोर हुई थी, और उसके बाद उन पे ना पीसीओ का टैग है और ना ही उस पर जो इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से ये बात ज़रूर है, लेकिन उसके बाद जो अदालत रही, उसके बाद जो जजेस रहे, वो सारे वो जजेस हैं जो नवाज शरीफ साहब की स्ट्रगल के नतीजे में बहुत से रिस्टोर हुए जी। तो इसलिए आज की अदालत का उस वक्त की सिचुएशन से, आज की हुकूमत का उस वक्त की हुकूमत से, और ये सारा मुकदमा नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे उस वक्त चलना शुरू हुआ, तो बहुत ही सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ हैं उनके लिए। वो जो फ्रस्ट्रेशन मुझे नजर आती है वो यही नजर आती है कि एक तो पार्टी के हवाले से जब वो वापस आए तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसने उनको मायूस किया। 25 जुलाई के बाद जो उन्होंने जीटी रोड तक लॉन्ग मार्च किया उसके में पार्टी उसके बावजूद उन्हें डिवाइड नजर आई। लेकिन एक क्रेडिट मैं जरूर दूंगा उनको कि तमाम तर इन इल्जामात, सजाओं, डिस्क्वालिफिकेशन के बावजूद पंजाब में पीएमएलएन को ना दूसरी ताकतें और ना पीटीआई उस तरह ब्रेक नहीं कर पाई, और आज तक पीएमएलएन अपनी जगह इंटैक्ट नजर आती है। तो ये क्रेडिट जरूर नवाज शरीफ को जाता है। सही है। लेकिन एक चीज जो हम देखते हैं फरिया के एहसन इकबाल साहब मिसाल के तौर पे कितना नजर आते हैं टेलीविजन पे डिफेंड करते हुए पार्टी को, कहाँ हैं ख्वाजा आसिफ साहब, तलाल चौधरी कहाँ हैं, वो दाना अजीज जो बहुत बोलते थे। तो क्या इन सबको अपनी अपनी सियासत की फिक्र पड़ गई या कंफ्यूजन का शिकार है कि मुस्तकबिल में क्या होना है, या डिफेंड कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते या कंफ्यूज हैं क्या? पार्टी मजहर साहब इज वेरी सीनियर, ऑब्वियसली उनसे सीखा है कि मेरा थोड़ा सा ख्याल है कि पार्टी इंटैक्ट वैसे नहीं है। जिस तरह से लोग समझ रहे थे कि बिल्कुल टूट जाएगी, एकदम से इसमें हिस्से हो जाएंगे, वो भी नहीं कर सके। वो क्रेडिट जरूर दें, लेकिन उसके बावजूद एक तो दो हम बड़े अरसे से जानते हैं फैक्शंस बने हुए थे, वो हुकूमत में भी बने हुए थे, उसके बाद तो बड़े बने। अब लगता यह है कि जो दूसरा शहबाज शरीफ साहब वाला फैक्शन है वो ज़्यादा ताकतवर हो गया है, और इसकी बहुत बड़ी वजह है फ्रस्ट्रेशन की जो कि नजर आ रही है नवाज शरीफ साहब की। एक और बात जो है ना, थिंक इट थ्रू कहते हैं, थिंक इट थ्रू एक टर्म है। नवाज शरीफ साहब का जेल जाना थिंक इट थ्रू किया ही नहीं गया है। उस वक्त ये सोचा गया बड़े हद तक, या ये एक तासुर हो गया था कि बहुत तादाद में शायद लोग निकल आएंगे। जो कहा जाता है कि 3 मोमेंट जब नवाज शरीफ साहब फेल्ट रियली लेट डाउन, उनमें से एक बहुत बड़ा मोमेंट वो था एयरपोर्ट पे, मैं थी उस वक्त जहाज में, जिस वक्त उनका ख्याल था कि बहुत बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे एयरपोर्ट पे। लिटरली यही ख्याल था जो उनको दिया गया था, जो भुट्टो साहब को भी दिया गया था, आग लग जाएगी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। और उसके बाद एक वो वक्त जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब जेल से तकरीबन सुरखरू होके चले गए, और तीसरा जो हमजा शहबाज साहब की वो भी मुल्क से बाहर चले गए। सो ये 3 बातें कही जाती है जिनमें काफी ज्यादा इस शुकूक को शुबहात भी जरूर पैदा हुए हैं। फैक्शंस है, बहुत सारे लोग उस वक्त भी ये कहते थे कि हमारा लीडर शहबाज शरीफ ही होगा नवाज शरीफ साहब के बाद, मरियम साहिबा नहीं होंगी। अंदरूनी खाने यही बातें होती थी। अब वो नजर आ रही है, शिफ्ट नजर आ रही है वहां पर। नवाज शरीफ साहब ने मेरे ख्याल से बड़े अरसे पहले सोच लिया था कि मेरी सियासत शायद अब नहीं है, लेकिन नेक्स्ट सियासत मरियम साहिबा की है। अब जब ये एहसास होना शुरू हुआ है कि शायद ये भी नहीं है, तो वो एक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन की वजह बन रही है। लेकिन वक्त बदल सकता है। इस वक्त जो नजर आ रहा है उसमें ये बात नजर आ रही है जो कि मेरे ख्याल से काफी परेशान कुन है। जहां तक सेहत का मामला है, उसमें जो उनके करीब के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बार बार उनको समझा रहे हैं, और खुद नवाज शरीफ साहब की भी मेरे ख्याल से अगर ये सिर्फ जिद है कि मैं नहीं अपना इलाज करवाना, तो कहीं से भी दानिशमंदाना नहीं है। 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, ही शुड बी वाइज इनफ टू नो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सही है। अच्छा, एक और इशू को भी साथ में क्लास में ऐड कर लेते हैं, और वो ये है कि नैब क्या कर रही है पिछले 2-2.5 महीने से। अब जैसे गुलजार उनके बारे में कुछ कह रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में फैसला आया, ये जरदारी साहब फेक अकाउंट्स 2 महीने का टाइम दिया गया था। इस 2 महीने के टाइम में अपनी रिपोर्ट कंक्लूड नहीं कर सके, और न सिर्फ ये बल्कि ना फरियाल तालपू को, ना बिलावल को, ना जरदारी साहब को बुलाया भी नहीं। अब मैं खबर आज पढ़ा था कि शायद इरादा है उन्हें बुलाने का। तो ये आप क्या देख रहे हैं, नैब से हो नहीं पा रहा? फरिया ने एक बड़ी दिलचस्प बात की, पहले मैं इसको थोड़ा रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। फरिया अभी यही ना इनके साथ ये बता रही थी कि जब अभी वापस आए थे, जिसमें शहबाज शरीफ पहुंच नहीं सके थे, बड़े लोग होंगे तो इनकलाब आएगा। तो मुझे 10 सितंबर और 2007
याद आ गया जब ये नवाज शरीफ साहब लंदन से आए थे इस्लामाबाद के लिए ना, और वापस भिजवा दिए गए। 2007 को 10 सितंबर 2007, उसमें मैं भी था, अरशद शरीफ भी थे और भी हमारे कोई दोस्त थे। उस वक्त उनको ये कहा गया था उस पे एयरपोर्ट पर लंदन से जब वो बोर्डिंग हो रही थी कि जनाब आप एक दफ़ा वहाँ पाकिस्तान जाए मियाँ साहब, और वहाँ पे उस खामनेई साहब के बाद सबसे बड़ा इस्तकबाल आपका होगा। इतने सारे लोग, ये मैं विटनेस हूँ। अच्छा, आप जाएंगे, इसके बाद लोग आएंगे यहाँ पे लाखों की तादाद में आएंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट के, उन्होंने बोर्ड उखाड़ देने, उन्होंने बिल्डिंग गिरा देनी है, सीधे जहाज़ तक आएंगे, आपको वहाँ से उतारेंगे, अपने कंधों पे बिठाएंगे और जीटी रोड के जरिए आपको वो फतह करके पूरे लाहौर की राजधानी पे बिठा देंगे। ये अंडरस्टैंडिंग थी उस वक्त, मैं इसका विटनेस फरिया भी हैं, अरशद शरीफ, हम सारे लोग हैं। और जब वो आए थे तो वहाँ पे मियाँ साहब उतरे थे, एक चिड़ी का वो बच्चा भी नहीं था वहाँ पे जो उनको रिसीव करता। तो ये बाज़ दफ़ा आके अब आप लोग कहते हैं कि सीखते हैं, जिन्होंने 2007 से नहीं सीखा था कि एक बंदा भी नहीं आया, और पीएमएल नवाज के तमाम बड़े बड़े लीडर जो आजकल संभाले नहीं जाते, इन्होंने टेलीफोन करके पुलिस को खुद गिरफ्तारियां दी थी कि भाई साहब हमें पकड़ लिया, लाठियाँ खाएं, मारें खाएं, और उसके बाद टीयर गैस, हम इस्लामाबाद मियाँ साहब को लेने जाएं, आप हमें इस मुसीबत से बचाएं, फलां घर फलां ये फ्लैट के बैठा हूँ, मुझे आगे गिरफ्तार कर लें, मेरा नाम भी बन जाएगा, गिरफ्तारी होगी तो मैं जाने से बच जाऊंगा। अब वो दोबारा यही उम्मीदें लेके लाहौर आए थे मियाँ साहब। आपने कौन सी ऐसी पॉलिटिकल क्लास पैदा की है, कोई ऐसा कमिटेड वर्कर पैदा किया है, डिफेंस दिखाई हो, आप किसी असूल पे खड़े हो, किसी जावे पे खड़े हो, कोई आपने अपना कहते हैं करेक्टर, कोई रोल मॉडल बने को लोग आपके लिए जान देने को तैयार हो जाएं। जब पावर में आते हैं तो आपके लोगों ने आपका रवैया देखा हुआ है, आप ना पार्लियामेंट को सीरियस लेते हैं, ना आप कैबिनेट को सीरियस लेते हैं, ना आप उस सेनेट में जाते हैं। दूसरा जो आपका सवाल था ना कि ये सुप्रीम कोर्ट में दबाव, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो अचानक माहौल बना दिया गया है ना मियाँ साहब के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जाना है तो उस पर उन्होंने आके वो दबाव डालने के लिए, ताकि हमारी ज़मानत जो है वो उस पर लें आके हेल्थ की ग्राउंड। बहरहाल अगेन फिर हम कहेंगे कि जनाब के उनकी तमाम तार ये चीज़ें अपनी जगह पे, उनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। वो जिस डॉक्टर से इलाज करवाना चाहते हैं, जिस मेडिसन करवाना है, कोई और ये इंस्टीट्यूशन है, और इस मुल्क पे 30 साल इन्होंने हुकूमत की है, अपना भी इत्तफाक इनका हॉस्पिटल है मेरा ख्याल है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी बड़े, जो पाकिस्तान में जितने अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, हम खुद उन पर एतबार ना करें तो ये और चीज़ है। बाकी मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में डॉक्टर जो हैं वो ये कबलियत में कम हैं, या बाज़ हॉस्पिटल्स हैं उनकी अहलियत कम है। हाँ ये ज़रूर है कि आप 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, तो क्या ऐसा भी हॉस्पिटल कोई एक भी नहीं था, कोई एक डॉक्टर भी आप ये पैदा नहीं कर सके कि जिससे आप आके इलाज करवाते और अपने आप को ज़रा थोड़ा कंफर्टेबल फील करते? तो बेसिकली ये सारा ये दबाव है इस पे, इस सुप्रीम कोर्ट के लिए। ये जो रोला डाला गया ना यकदम ऑल ऑफ सडन, और सारी बातें आना शुरू हो गई हैं, तो वो ट्वीट्स भी आना शुरू हो गए, तो दिन रात डिस्कशन भी हो रहे, घंटे से हम बैठे डिस्कशन कर रहे हैं मियाँ साहब की इसको हेल्थ को, तो ऑफ कोर्स ये उनको बेनिफिट करेगी सुप्रीम। अच्छा, एक चीज़ क्लासेस मुझे और बताएं कि आपको याद होगा कि कमर ज़मान चौधरी हुआ करते थे नैब के चेयरमैन, उनके बारे में पनामा की हेयरिंग के दौरान मेरा ख्याल 100 से ज़्यादा मरतबा तो उनके खिलाफ रिमार्क्स दिए होंगे, और आप उनका एक स्कैंडल भी लेकर आए थे, उनकी पेंशन का, डुअल पेंशन वो जो ले रहे थे। अच्छा, वो हमने देखा कि कुछ नहीं हुआ, उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की और वो चले गए। अब आज नैब के बारे में भी कमोबेश इसी तरह के, जैसे गुलजार साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि इसको खुदा ठीक करेगा, इसका तो आंगन ही टेढ़ा है, ये तो कुछ कर नहीं रहा। तो क्या होगा? वो जो आप कहा करते हैं कि होना कुछ भी नहीं, तो वो यही हम कहेंगे होना कुछ भी नहीं। वो स्कैंडल आमिर मतीन साहब लाए थे, वो लेवल याद रखे कमर ज़मान चौधरी साहब का, वो बाकायदा लिख के देते थे, एफिडेविट देते होते थे अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान को कि मैं बेरोजगार हूँ। जब चेयरमैन नैब थे तो फौज से पेंशन ले रहे थे 4-5 हज़ार रुपया, वो उस वक्त भी लिख के दे रहे थे मैं जॉबलेस हूँ, और पिछले 37 साल वो यही कुछ करते रहे। जब फौज से रिटायर हुए थे बाद 4-5 हज़ार रुपया लेने के लिए, ये लेवल है हमारे यहाँ पे इलीट का, पढ़े लिखे लोगों का मैं बता रहा हूँ। आम आदमी को तो हम एक बहुत बड़े इदारे के सरबराह का, हाँ छोड़ दे, लिख के दे एफिडेविट, कुरान पे हल्ला फेंक रहा है, एफिडेविट देते रहे जी मैं जॉबलेस हूँ। क्योंकि आर्मी का रूल था कि आप अगर किसी और जगह आपकी नौकरी होगी तो फिर पेंशन आपको रुक जाती है वक्ती तौर पर, हाँ फिर दोबारा बेरोजगार हो जो फिर मिल जाएगी, रूल था। उन्होंने उस रूल के अगेंस्ट वो एफिडेविट देते रहे, और ये बंदा या इंसाफ की कुर्सी पे बैठा, या आमिर मतीन साहब का वैसे स्कैंडल था उनका था। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं इनकी। अभी भी नैब जो है, नैब में उतनी सख्त नहीं है। आपने अभी कहा कि उनको जरदारी साहब को वो गिरफ्तार करें, वो तो खैर मैं ये समझता हूँ इसलिए चीज़ें रिपोर्ट शायद नहीं कर सके, जो पाकिस्तान इंडिया एस्केलेशन हुई है शायद इनके लिए मुश्किल होगी। एक अंडरस्टैंडेबल एक चीज़ है कि जब पाकिस्तान इंडिया की वार वाली सिचुएशन है, उसी वक्त शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ को हेड पे हाथ डालना या गिरफ्तार करना वो इतना एडवाइजेबल इनके लिए ना होता, या ये इतनी सख्त नहीं रखते थे कि आप इस वक्त पाकिस्तान में एक आपको पॉलिटिकल एक कंसेंसस की ज़रूरत है, तो उसी वक्त आप उस पार्टीज़ के हेड को पकड़ना शुरू कर दें या इस तरह की चीज़ें कर दें। बाकी नैब जो है अभी भी सिलेक्टिव वो काम कर रहे हैं। अभी देख लें वो बातें तो वो भी ठीक कहते हैं यहाँ पे, ये जो है हमारे
इनके अपोजिशन के लोग जो हम जिन पे तनकीद करते हैं, हम स्कैंडल लेके आते हैं, अपने इनके बहुत सारे लोग हैं उनको नहीं पकड़े, ये उसमें जा रहा है। जुल्फी बुखारी को देख रहे हैं, जुल्फी बुखारी बिकॉज वो इमरान खान का दोस्त है, करीबी है, उस नैब को जरूरत नहीं है उसको गिरफ्तार करने की, तो जुल्फी बुखारी पे हाथ नहीं डाल सके सारे के सारे, वो वैसे के वैसे बैठे हुए हैं। और इनके कुछ इनके दीगर लोग हैं जिनको आके उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था, चौधरीज हैं, उनको नहीं पकड़ा उन्होंने वहाँ पे पंजाब में। सो नैब पे बड़े सवालात आते हैं, नैब की कैपेसिटी के इश्यूज, और नैब पे जब ये बात होती है ना कि ये पोलिटिसाइज है बड़ी हद तक, एक उन्होंने अलीम खान को पकड़ा अपनी हद तक, और दूसरे दिन इमरान खान साहब की पार्टी उनको ना वहाँ पे बात नहीं आपके नहीं, इमरान खान की पार्टी जो कहती थी ना प्रोडक्शन आर्डर्स पे, इनको सूट करता है ऐसा नैब, इनको ऐसा सिस्टम सूट करता है। अगले दिन अलीम खान को उसमें लेके पंजाब में उन्होंने वजीर की कुर्सी पर बिठाया, और वहां पे सिंध में क्या किया इन्होंने, आपके सामने के आगा सिराज दुरानी सब स्पीकर की कुर्सी पर पहुंचे, इन्होंने मजाक बनाया। इस तरह अकाउंटेबिलिटी होती है, ऐसे आपके जमहूरी इदारे होते हैं, आपके ऐसे नैब होते हैं कि जहां पे पिक एंड चूज किया जाए कि ये इमरान खान का दोस्त है, इसको नहीं पकड़ना, छोड़ देते हैं, ये फलां का क्योंकि अपोनेंट है इसको पकड़ लेते हैं, ये बड़े लोग हैं क्योंकि स्पीकर ये पंजाब असेंबली चौधरी परवेज अली, इसको नहीं पकड़ना। सो इन चीजों पे नैब के लिए मेरा ख्याल है क्रेडिबिलिटी के इश्यूज आएंगे। सर एक ब्रेक ले लूँ मैं, आप अभी बात कर रहे थे कि एक एफिडेविट दिया था पेंशन लेने के लिए, तो मुझे याद है कि यहाँ पर, और आप भी जिक्र कर चुके हैं अपने प्रोग्राम में इसका, कि असेंबलियों का इजलास शाम को आगे हाजिरियां लगाई जाती हैं 5,000 रुपए लेने के लिए, 5,000 रुपए अभी भी हो रहे हैं। पूरी पार्लियामेंट के लास्ट में बात कर, पूरी पार्लियामेंट के लिए बायोमेट्रिक है, इन्होंने रजिस्टर रखो, चोरी 5,000 रुपए की चोरी करते हैं। मैंने 5,000 साहब की नहीं मैं बात कर रहा, ये मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, और पंजाब असेंबली में भी यही होता, वहां भी हमने देखा। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी पर जो हम बात कर रहे हैं नैब की और जरदारी साहब के हवाले से या JIT के हवाले से रिपोर्ट सबमिट करने की, तो फरिया का और मज़हर साहब को भी उस पर राय लेते हैं, और फिर FATF और पाकिस्तान को इस हवाले से जो प्रेशर और चैलेंजेस हैं उस पर भी बात करते हैं। ब्रेक लेके वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मज़हर साहब, ये JIT जो रिपोर्ट थी उसमें 16 मुकदमात की सिफारिश की गई थी। सिंध हुकूमत के खिलाफ 6 मुकदमात की सिफारिश की गई थी। आसिफ जरदारी साहब और मुराद अली शाह साहब के खिलाफ भी, आसिफ जरदारी के खिलाफ 4 मुकदमात, मुराद अली शाह के खिलाफ 2 मुकदमात, इस तरह से फरियाल तालपुर, यूनुस कुदवाई बुलाशे के खिलाफ 2 मुकदमात, हुसैन लवाई, ओमनी ग्रुप और मंजूर का के खिलाफ 1। तो ये 16 मुकदमात बनते थे जो सिफारिश की गई थी कि आप इन करें। ये कहाँ गए? आप एक्सपेक्ट करते हैं नैब से कि ये रेफरेंस फाइल करने की वो कैपेसिटी है? सर इसका अगर आप क्विकली मुझे मुख्तसर अगर जवाब दें तो मैं फिर ज़रा, हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन, उस पर आ जाएं। जी मज़हर साहब। देखिए, मैं तो बहुत शुरू से कहता हूँ कि ये भी एक बड़ा डिफ़िकल्ट केस है, ये इतना आसान केस नहीं है जितना बहुत से लोग समझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने काम बहुत किया है। ये मैं आपको बता दूँ कि इस JIT में काम बहुत हुआ है इनके पास, और समिट बैंक के कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई है, उन्होंने भी जो JIT को मवाद दिया, तो वो अपनी जगह बहुत चीज़ें हैं, लेकिन क्या वो चीज़ें जो है वो जब कोर्ट में मामलात जाते हैं तो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। जो हम देखते हैं, जो JIT की रिपोर्ट्स लीक होती हैं, कन्फेशनल स्टेटमेंट्स आते हैं, वीडियो लीक्स होती हैं, जब कोर्ट अदालतों में जाते हैं तो बड़ा मुख्तलिफ सूरत हाल होती है। तो मुझे अभी भी चीज़ें बहुत हैं, लेकिन रेफरेंस फाइल करने से पहले वो ये ज़रूर सोचेंगे कि क्या इन रेफरेंसेस को हम प्रूफ कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि अगर नहीं किया तो वो जरदारी साहब के और जरदारी साहब के बहुत ज़्यादा फेवर में जाएगा। सिर्फ एक पॉइंट जो शुरू में फरिया ने कहा था, देखिए पार्टी का स्प्लिट होना और पार्टी के अंदर फैक्शंस होना वो 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। 2001 में पार्टी स्प्लिट हुई PMLQ, आज पार्टी में फैक्शन ज़रूर है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बहुत से होंगे, लेकिन पार्टी स्प्लिट इसलिए नहीं हुई है क्योंकि वोट शहबाज शरीफ को भी पता है कि वोट नवाज शरीफ का आज भी है, शहबाज शरीफ का वोट नहीं है। ठीक है, अच्छा चलें, अब मैं दूसरे मौजू पर आता हूँ। फरिया, आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कह दीजिएगा, लेकिन ये जो बड़ी हुकूमत इस वक्त एक्टिव है प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से, आपके ख्याल में इसकी वजह वो जो FATF की तलवार लटक रही है वो प्रेशर है, या वो डोजियर जो इंडिया की तरफ से हमें आया हुआ है, क्योंकि ऐसे लोगों को भी पकड़ा है जिसमें उसमें भी नाम थे, तो वो इंडिया के पुलवामा के पर्सपेक्टिव में जो प्रेशर क्रिएट हुआ है वो वजह है आपकी? देखिए, FATF का तो आपको पता है मई जून में हमें डिसीजन होना है। 15 पहले उन्होंने हमें पॉइंट्स दिए थे, 3 और ऐड कर दिए, और उनका सारा का सारा ताल्लुक इसी से, मनी कहाँ से जा रहा है, कहाँ पे आपने उसको रोकना है, बहुत सारी चीज़ों का ताल्लुक
इसी बात से है, तो ये पहले की बात है, कोई नई बात नहीं है। दूसरा, 2 महीने पहले एक बड़ी अहम मीटिंग हुई थी जिसमें जर्नलिस्ट को बुलाया गया था, तब भी ये बात बताया गई थी कि हम इसके ऊपर बड़ा सख्त एक्शन होने जा रहा है। सो ये पुलवामा से भी पहले की बात है, एंड आई एम प्रिवी टू दिस इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैं ये बात नहीं मानती कि ये इसका पुलवामा से कोई ताल्लुक है। दूसरा, आप पुलवामा को देख लें, हर तरीके से आप उसको जितना भी उस पर खुले दिल से इन्वेस्टिगेट करें, पाकिस्तान को किसी भी तरीके से सूट ही नहीं करता था पुलवामा इस वक्त होना। नई गवर्नमेंट थी, हमारे डिफरेंट प्लान्स थे, जो इस वक्त की आप मिलिट्री लीडरशिप और जो सिविल लीडरशिप है वो बिल्कुल एक पेज पर है, किसी तरीके से हमारी स्टेट को सूट नहीं करता था। मसला अब नॉन स्टेट एक्टर्स का है। नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान में हो, दुनिया में कहीं भी हों, ये जो नई दुनिया है इसमें उनकी अब कोई जगह नहीं है। ये बात पाकिस्तान को भी समझ आ गई है, और हमें ये बात बहुत जितना सूनर देन लेटर हम इसको इरादा करेंगे तो फिर ही हम हमारे लिए अपने लिए बेहतर इसी का है। और आई थिंक जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये काफ़ी हद तक समझ आ गई है। इसमें 3 pronged स्ट्रैटेजी भी बनाई गई है जिसमें बड़ा सोचा गया है कि इनको कैसे मेन स्ट्रीम करना है, क्या क्या करना है। मेरा पर्सनली ख्याल ये है कि मेन स्ट्रीमिंग इज़ नॉट द आंसर, लेकिन जिन लोगों ने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की होगी ज़रूर इसमें कोई उसके आंसर्स ढूंढे होंगे। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, अब कोई भी बेवकूफ़ नहीं है, ना पाकिस्तान बेवकूफ़ है ना दुनिया बेवकूफ़ है। हमें ये काम करना होगा, चाहे आप इंडिया के डॉसिए के लिए करें, अगरचे उसके लिए बिल्कुल नहीं है। आई अगेन से दैट, क्योंकि इंडिया के डॉसिए कहा जाता है कि वो जमात दावा और फलाहिन सैनिक पर पाबंदी का फैसला पहले कर लिया गया था पुलवामा से पहले। मसला ये मेरा भी सवाल है कि हम पाबंदी लगाते हैं मगर उसके बावजूद वो ऑर्गेनाइजेशंस फिर हमें नजर आती हैं। यस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होंगी जो कि बहुत ज्यादा आपका रिलीफ वर्क करी होंगी। रिलीफ वर्क इन ऑर्गेनाइजेशंस का काम ही नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है। जिसका जो काम है उसको ले ले, और स्टेट को ओनरशिप लेनी पड़ेगी, और जो भी ऐसी कोई भी एलिमेंट है जो पाकिस्तान के नुकसानदेह है हमें खत्म करना पड़ेगा। जो क्विकली ऐड जो मजहबाज साहब ने कहा है, मेरे बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि फैक्शन होना डिफरेंट बात है, लेकिन हम बात कर रहे थे नवाज शरीफ साहब की पर्सनल फ्रस्ट्रेशन के हवाले से कि उसमें ये एक फ्रस्ट्रेशन उनके लिए ज़रूर है कि उनको लग रहा है कि ये जो पार्टी का झुकाव है वो अब दूसरी तरफ जाना शुरू हो गया। ये उनकी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन सही है। अच्छा क्लास साहब, अगर FATF को हम सेटिस्फाई कर लेता है पाकिस्तान ये तमाम पाबंदियां लगाकर या जो भी इकदाम उठाकर, तो वो जो भारत के इल्जाम हैं वो तो फिर खुद ब खुद आंसर हो जाते हैं, वो तो रहते नहीं है, फिर वो खत्म हो जाएंगे खुद ब खुद। तो नहीं खत्म होगा वैसे। फरिया ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, बड़े अच्छे पॉइंट्स इन्होंने कवर किए हैं। 2-4 चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है कि हमने भारत को मुतमईन करना है, हमने अमेरिका को करना है, दुनिया को करना है या नहीं करना, दैट्स अनदर स्टोरी। कोई हमें अपनी सोल सर्चिंग की ज़रूरत है कि नहीं है। क्या हर दफ़ा कोई इस तरह क्राइसिस होगा कुछ लोगों की कार्रवाइयों की वजह से, जिसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। मज़े की बात तो ये भी है कि वो लोगों का, अब मुझे नहीं समझ आता कोई हमारे हामी हैं या वो हमारे मुखालफों के हामी हैं कि साथ में वो करते हैं और साथ में एक्सेप्टेंस आ जाती है, हमने किया जी, बताना भी बड़ा ज़रूरी होता है जी हमने किया जी। पहले तो किसी भी इंसान की बेगुनाह की जान लेना हमारे मज़हब का भी वो नहीं है, ना मेरा ख्याल हमारी एथिक्स इसको अलाउ करते हैं। किसी भी गुनाह आके बेगुनाह की दुनिया के किसी हिस्से में भी उसकी हो, चाहे इंडिया में हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, कहीं पे भी हो, उसको रखना है। जो बात फरिया है कि बड़ी अहम है, और हमारी मेरा ख्याल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हमारी पॉलिटिकल एलीट समझती है। जो उस दिन इमरान खान से भी मुलाकात हुई, हमारा भी ये सबका ये उस पर इंप्रेशन था। आपकी दफ़ा ये लास्ट चांस है हमारा, व्हाट आई हैव गैदर्ड इज़, अभी भी हमने अगर ये पेट्रियाटिक गेम्स अगर हमारी जारी रही कि फेज 7 के लिए वक्ती तौर पर फंस गए हैं, ये 2 महीने का काम है, चलो इससे निकलते हैं, ये आपके इसमें ग्रे लिस्ट में से निकलेंगे, फिर देख लेंगे, कोई नहीं, इनको कुछ दिनों को अंडर कवर कर लेते हैं, फिर निकाल लेंगे। मेरा ख्याल दिस इज लास्ट टाइम हमें पाकिस्तान को सिग्नल रीड करने चाहिए। एक तो ये है कि भारत की अपनी नाकामियाँ हैं जो कश्मीर में नाकाम हो रहा है, कि हम उनके लिए पंचिंग बैग बन के रह गए। जब भी उनके साथ कोई मसला होता है सीधा इल्ज़ाम हम पे आते हैं, लिहाजा हमें वो रीज़न ही ख़त्म कर देनी चाहिए। कल को इंडिया के अपने मसाइल है, अपने इश्यूज़ हैं, पर गॉड से कि मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। इसको सीरियसली इस मसले को आप आके ख़त्म करें, इस मुल्क की तरक्की करें, इकॉनमी की तरक्की करें। पैसे हैं नहीं हमारे पास, दुनिया भर से हम भीख मांग रहे हैं। इस मैडनेस को एंड होना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे ना, मुझे ये लगता है कि हमने अगर अगली दफ़ा खुदा ना खासा कुछ हुआ, उन्होंने खुद भी कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हमारे गले में ऐसी फिट होने जिससे हम नहीं निकल सकेंगे। अपने मुल्क की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों वंस फॉर ऑल इसको सीरियसली अपने पाकिस्तान की खातिर, अपने मुल्क की खातिर हम ये सारा कुछ इसको ख़त्म करें, इनको बंद करें और इस मुल्क को हम आगे लेके जाएं। मदद साहब लास्ट मिनट है सर, आपकी राय। देखिए, आप छोड़ें सारी चीज़ों को, छोड़ें दुनिया क्या कहती है, अक़वाम मुत्तहिदा क्या कहती है, जिस तरह अभी रऊफ़ कह रहे थे, ज़रा रिव्यू कर लें पोस्ट 90 आपकी पॉलिटिक्स और आपकी पॉलिसीज़, कि उसने हमें बैनुल अक़वामी सतह पे आइसोलेट किया है
या हमारे केस को, हम अपना एक स्ट्रॉन्ग केस अपनी उन गलतियों की वजह से हार जाते हैं जो हम अपने मुल्क में करते हैं। आप बाकी चीज़ों को छोड़े, मैं तो बहुत सी चीज़ें यहाँ कह नहीं सकते हम जो हमने अपनी आंखों से देखी है, लेकिन मुझे बदकिस्मती से अगर आप आज संजीदा नहीं हुए और आपने आज ये चीज़ें नहीं तय की, तो ये याद रखें कि आपका जितना भी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल केस हो, जितना भी स्ट्रॉन्ग मॉरल केस हो, जितना भी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल केस हो, आप एक ख़राब वकील के तौर पे एक अच्छा मुकदमा हार जाते हैं और हार जाएंगे। तो आप तय करें कि इन ऑर्गेनाइजेशन की, जिस मुल्क में रियासत जो है वो खुद फैसले करती है, रियासत के फैसले अगर गैर रियासती अनासिर करने शुरू कर दें और रियासत खामोश रहे, ये ऑर्गेनाइजेशंस कब से बैन थी? हाँ, ये पहले से बैन थी 2000 से। सही। नाम हमारे नाम बदल कर दोबारा काम करने का कल्चर अनफॉर्चुनेटली ये भी है। आप ये जो अभी बिल्कुल सही आप और क्लासेस अभी ये कह रहे थे कि ये वाला आप जरा कोई बेवकूफ़ नहीं है दुनिया में, इसको फाइनली फैसला करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया। मज़ा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, फ्रिया आपका, क्लास साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुझे नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।